ये एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ ड्रोसोफिला का नौवां लेक्चर है। आज हम लेक्चर में सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स में दो जीन्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, जिसमें एक है इनग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स, मतलब जिसमें इनग्रेल्ड जीन एक्सप्रेस होता है, और दूसरा है WNT एक्सप्रेसिंग सेल्स। खास बात है कि जो इनग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स होते हैं वह एंटीरियर साइड में होते हैं, और जो WNT एक्सप्रेसिंग सेल्स होते हैं वह पोस्टीरियर साइड में। तो पहला चीज ये समझ लेना है अब है कि यदि हम लोग ऐसे सेल्स को बना रहे हैं तो एक पेयर में बनाएंगे, है ना। यदि रिलेशंस में देख रहे हैं तो हम लोग एक पेयर में अगर बनाए तो हमें बहुत कुछ समझ में बात आनी शुरू हो जाती है। अब इन सब के लिए एक डायग्राम, एक मुफीद डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा, और उस डायग्राम की मदद से हम लोग इसके एक्टिविटी को सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ दो सेल है। पहला जो है वो इनग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स है, तो इसको हम लोग कह दे रहे हैं इनग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल। ओके, और दूसरा जो है वह है विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल। तो एक रेड से एक ब्लू से मैंने दिखाया है, अब रेड वाले को रेड से ही सारा कुछ हम करेंगे। इसके पास अपना एक मैकेनिज्म है। कैसे मैकेनिज्म है? इसके पास एक रिसेप्टर है जिसका नाम है फ्रिजल्ड रिसेप्टर। इस रिसेप्टर को थोड़ा सा रंग भी भर देते हैं, क्योंकि हमें एक बार में चीजों को समझना है तो दिमाग में रजिस्टर रहना चाहिए सब। हाँ, अभी ठीक है। इससे हम लोग बोल रहे हैं रिजल्ट रिसेप्टर। ये रिसेप्टर WNT को रिसीव करता है। अब फ्रिजल रिसेप्टर जो है, जब ये एक्टिवेट होगा, जब ये एक्टिवेट होगा, इसका प्रभाव दिखेगा डिश हैबल्ड पर। इसमें विंगलेस का बड़ा एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन हम लोग को देखने को मिला एम्फीबिया में, तो वहां देख सकते हैं। जब डिसेबल्ड एक्टिवेट होगा तो वो GSK3 को एक्टिवेट करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, GSK3 को। और GSK3 जब एक्टिवेट होगा तो वो अर्माडिलो अर्माडिलो जीन, जिसे हम लोग बीटा कैटेनिन भी कहते हैं, इसको एक्टिवेट करेगा। बीटा कैटेनिन जो है यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यहाँ TF लिख देते हैं, TF फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, और यह जो है इसका न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस। सो अब जो बीटा कैटेनिन है वह इंटर करेगा इस सेल में, सॉरी न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस वहां पर क्रोमोसोम या DNA जो है वो मौजूद है। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। अब बीटा कैटेनिन इस जगह पर, मान लो कि हम इसको मान लें कि ये गोल बीटा कैटेनिन है, ये बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद इसने एक mRNA का ट्रांसक्रिप्शन किया। उस mRNA का नाम है mRNA हेजहॉग, तो हम शॉर्ट फॉर्म में HS लिख देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है एक दूसरा भी जीन को एक्टिवेट किया। चूंकि इनग्रेड हमें एक्टिवेट करना है तो पहले हम हेजहॉग नहीं करते, पहले इनग्रेड को करते हैं। ठीक है ना, हाँ, पहले हम इनग्रेड को करते हैं फिर
तो सबसे पहला जो जीन इसने एक्टिवेट किया उसका नाम है इनग्रेल्ड जीन। मैं लिख ही देता हूं, इनग्रेल्ड जीन। तो इनग्रेल्ड को, एमआरएनए इनग्रेल्ड को एक्टिवेट किया। अब जो एमआरएनए इनग्रेल्ड है, इसने एक प्रोटीन बनाया और उस प्रोटीन का नाम क्या पड़ा? इनग्रेल्ड प्रोटीन। अब ये इनग्रेल्ड प्रोटीन भी क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम सेल को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि इतने से छोटे जगह में तो हमारा अंट नहीं रहा है। तो हम सेल के साइज को थोड़ा सा लार्ज करते हैं। हाँ, अब भी ठीक है ना। अब ये जो जैसे अभी आपने देखा बीटा कैटनिन, उसको मैंने क्या कहा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो बीटा कैटेनिन जो है वह डीएनए से बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद उसने किसका ट्रांसक्रिप्शन किया? एमआरएनए को। जो एमआरएनए क्या प्रोटीन बनाएगा? इनग्रेल्ड। उससे कौन सा प्रोटीन बना? इनग्रेल्ड। इनग्रेल्ड क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम स्टार से इंडिकेट करते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो फिर न्यूक्लियस में इंटर किया, और इस जगह पर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करे। थोड़ा उसको डार्क कलर कर देते हैं ताकि आंख पर चमके। क्योंकि कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तभी कहलाता है जब वो डीएनए से बाइंड करता है। अब जब यहां बाइंड कर गया, तो अब यहां से एक एमआरएनए बना, जिसमें एमआरएनए हेजहॉग। एमआरएनए हेजहॉग ने कौन सा प्रोटीन बनाया? ऑब्वियसली इसने हेजहॉग प्रोटीन बनाया। अब जो हेजहॉग प्रोटीन बनाया उसका हम सम्मान करते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया में ये पूरे घटनाक्रम को समझने की जरूरत है, लेकिन ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर एक्टिव कैसे होगा? सबसे पहला सवाल तो ये हो गया। हम तो मान लिए कि हाँ यहाँ एक्टिव है, एक्टिव है, तो इसने डिसेबल्ड को एक्टिव किया। चलिए, डिसेबल्ड ने किसको एक्टिव किया? GSK3 को एक्टिव किया। और GSK3 ने किसको एक्टिव किया? GSK3 ने बीटा कैटनिन या अर्मेडिलो जो है उसको एक्टिवेट किया। वह क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बीटा कैटनिन किससे आकर जुड़ा? ये बीटा कैटनिन डीएनए से आकर जुड़ा, जो कि न्यूक्लियस में। इसने ट्रांसक्रिप्शन करके एक एमआरएनए बनाया जिसका नाम है इनग्रिल्ड एमआरएनए। इससे जो प्रोटीन बना ट्रांसलेशन को बना, तो उसका नाम पड़ा इनग्रिल्ड। इनग्रिल्ड जो प्रोटीन बना, यह भी खुद में बिहेवियर वाइज क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसका मतलब साफ है कि उसको वापस फिर डीएनए के पास जाना पड़ेगा। तो चूंकि हमको जगह में दिखाना है, तो हमने घुमा के दिखाया कि वापस डीएनए में उस जगह पर जुड़ा जहां पर हेजहॉग का जीन था। रिजल्ट क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ और एमआरएनए हेजहॉग का फॉर्मेशन हो गया, और इसका जब ट्रांसलेशन हुआ तो इसने हेजहॉग बना दिया। यह पूरी प्रक्रिया। लेकिन ये जो एक्टिवेट होगा, ये तभी एक्टिवेट होगा जब इससे कुछ सिग्नल जुड़ेगा। ठीक है ना। अब इससे जो सिग्नल जुड़ेगा उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे डायग्राम दे देते हैं। ये लाल रंग का इसमें सिग्नल जुड़ रहा है, और ये जो लाल रंग का सिग्नल जुड़ रहा है वो आएगा कहां से? चलो, इसको हम लोग बोल रहे हैं WG। ये विंगलेस है जो कि आगे इस रिसेप्टर से जुड़ा है। WG है, AGOG लोजी सोलोजी, ये आकर जुड़ा। और WG का जो सिंथेसिस होगा वो विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स होगा। देखिए नाम यहाँ दिया हुआ है, विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स। एक, लेकिन ये खुद भी तो काम नहीं कर पा सकता है। तो अब जो हेजहॉग है उसको भी हम सम्मान देते हैं। उसको भी हम इस तरह से येलो पैच से दिखाते हैं। येलो नहीं बल्कि सैफरॉन कलर से, भगवा कलर से। अब देखिए, ये हेजहॉग जो है ये बाहर सिक्रीट हो जाता है। ठीक है। सेल के बाहर सिक्रीट हो गया और मूव करके जस्ट बगल वाला जो पोस्टराइजिंग सेल्स है, क्योंकि ये एंटेरियर है और ये पोस्टीरियर सेल है। पोस्टराइजिंग सेल्स जो है उसको हम कह दें हेजहॉग HH। ये पोस्टराइजिंग सेल्स पर जाता है। पोस्टराइजिंग सेल्स पर जाने के बाद वहां इसका रिसेप्टर मिलता है, और जो इसका रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं पैच रिसेप्टर। मैं इसको थोड़ा सा रंग दे दूं।
एकदम स्टोरी की तरह है, कहानी की तरह है। इससे सभी विद्यार्थी अगर स्टोरी लाइन में इसको बोलते जाएंगे, डायग्राम एक बार खुद से बनाएंगे और इस कहानी की तरह बनाकर इसको बोल देंगे, जब भी रिवाइज करेंगे बहुत कम समय में ही आप इसको रिवाइज कर लीजिए। हाँ, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं पैच्ड रिसेप्टर। और इस पैच रिसेप्टर से कौन जुड़ा रहता है? इस पैच रिसेप्टर से स्मूदेन जुड़ा रहता है। इसको भी जोड़ ही देते हैं यहाँ पर। ये जो है ना, इसे हम लोग बोल रहे हैं स्मूदेन। इसलिए इस दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन में? स्मूदेन पैच रिसेप्टर्स। तो अब ये जो स्मूदेन है, ये एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद ये यहां से रिलीज हुआ। ठीक है, रिलीज कर देते हैं भाई। एक्टिवेटेड होके ये रिलीज हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्टिवेटेड हो गया, एक्टिवेटेड और रिलीज हो गया। ये भी क्या है? एक्टिवेटेड है। और इसका नाम जो है हम सब जानते हैं कि है स्मूदेन। बढ़िया। अब ये जो स्मूदेन है, ये एक्टिवेट किया किसको? ये एक्टिवेट किया क्यूबिटस इंटरप्टस को, सी आई। क्यूबिटस इंटरप्टस, सी आई। क्यूबिटस इंटरप्टस खुद में एक क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जब खुद में यह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तब तो न्यूक्लियस में प्रवेश कराना होगा इसको। आ गया न्यूक्लियस। कौन है भाई ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर में कौन है? तो न्यूक्लियस के अंदर में डॉन है। डॉन का नाम क्या है? डीएनए डॉन। डीएनए है। ठीक है। अब इस डीएनए पर ये जो सीआई है, क्यूबिटस इंटरप्टस, इंटर करके इससे जुड़ जाएगा, जैसे हम इसको यहां दिखा दिए। ठीक है ना, ये सीआई है। इसमें और भी प्रक्रिया होती है, लेकिन हम अभी उतना नहीं कर रहे क्योंकि वो आप सिग्नलिंग सिस्टम में पढ़े हो। इसको देख लेंगे। अब इसके कारण जो एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए का नाम है एमआरएनए WNT। और जब इसका ट्रांसलेशन होगा, इससे एक प्रोटीन बनेगा। और जिस प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा? सब लोग समझ गए होंगे कि इस प्रोटीन का नाम हो जाएगा विंगलेस प्रोटीन। विंगलेस इंटीग्रेज इसका नाम है, WNT का। तो इससे विंगलेस प्रोटीन बन गया। अब ये विंगलेस प्रोटीन क्या हुआ? सिक्रीट हो गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं सेक्रेटेड। ये सेल में अपने चैनल के थ्रू बाहर आएगा। इसको भी हम लोग क्या लिख रहे हैं? सेक्रेटेड। ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। और दोनों एक दूसरे के द्वारा ही जगाया जाता है ना। इसको कोई तीसरा आदमी चाहेगा जगा देंगे, वो नहीं है। तो इस जगह पर आप देखेंगे कि कुछ प्रोटीन्स का नाम है। बहुत चतुराई से उन प्रोटीन्स के नाम पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि इंग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल में अर्माडिलो एंड WNT एंड बीटा कैटेनिन। दूसरा प्रोटीन है GSK प्रोटीन, GSK3 प्रोटीन। तीसरा प्रोटीन है डिसहेबल्ड प्रोटीन। चौथा प्रोटीन है इनग्रेल्ड प्रोटीन। और पांचवा प्रोटीन है हेजहॉग प्रोटीन। अगर इन सब में देखें हम, ठीक है ना, हमको इसका रंग और इसका रंग बदलना चाहिए, क्योंकि दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आप अपने सूझबूझ को का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको कलर भी दिखाने में ना बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आप गौर करेंगे, यहाँ पर कुछ रंग मैंने भरा है। पहला प्रोटीन यहाँ पर दिख रहा है डिसेबल्ड और GSK3, जिसको मैंने एक रंग से रंगा है। मतलब ये इंटरमीडिएट प्रोटीन है, स्टेप में आगे बढ़। तीसरा प्रोटीन का जो मतलब है कलर, एक अलग कलर है, वो बीटा कैटेनिन है और इनग्रेल्ड है। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों क्या है? तो दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इसके लिए इसको मैंने अलग कलर दे दिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और जो तीसरे टाइप का प्रोटीन है वो है हेजहॉग प्रोटीन।
और ये प्रोटीन सिक्रीटरी प्रोटीन, क्योंकि ये सिक्रीट हो चुका है, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि सिक्रीटरी प्रोटीन। उसी प्रकार से जब आप इसमें आते हैं, विंगलेस में एक्सप्रेशन में देखते हैं, तो पैच और स्मूथेन प्रोटीन जो है तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर का हिस्सा है। ये क्यूबिटस इंटरप्टस जो है वह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जबकि विंगलेस जो है वो क्या है, सिक्रीटरी प्रोटीन है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन है और यह सिक्रीटरी प्रोटीन है। इस पूरी प्रक्रिया में मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर आप हिजहॉग का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहां आपको सूप फू सब मिल जाएगा, है ना। तो ये जो है ना, ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को दिमाग में रखना चाहिए। एक बहुत अच्छा डायग्राम है जो कि गिलबर्ट की बुक में है, और इस डायग्राम को हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि सेल्स को ना 4 अलग अलग डिग्रीज में बांट दिया गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहां से यहां तक इंटायर 4 डिग्री, फिर यहां से 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 4 डिग्री के बीच का जो एक मार्जिन है वो विंगलेस पर आकर ही यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, फिर यहाँ पर हो गया 4 डिग्री। अब ये सभी सेल्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जरा अगर आप गौर करेंगे, यहाँ कलर्स का उपयोग किया गया है। आप देखें कि जो आगे एक्सप्रेस हो रहा है, जो आगे एक्सप्रेस हो रहा है वहां पर हेजहॉग का कॉन्सेंट्रेशन 1 डिग्री में देखिए कितना है, बहुत ज्यादा है। 1 डिग्री में अगला सेल में थोड़ा सा कम है, 2 डिग्री का सेल में थोड़ा और कम है, 2 डिग्री का अंतिम सेल में और भी कम है, 3 डिग्री में तो बहुत ही कम है, 4 डिग्री में अब सिर्फ 3 डिग्री का इस सेकेंड वाले सेल में थोड़ा सा एहसास हो रहा है, लेकिन ब्लूइश भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि हेजहॉग का कॉन्सेंट्रेशन 1 डिग्री में सबसे ज्यादा है, पहला। दूसरा, 2 डिग्री में कम है, 3 डिग्री में तो बहुत ही कम है, और एक पॉइंट पर जाके वो थम जा रहा है। ठीक इसी क्रम को अगर हम लोग 4 डिग्री से भी देखें, तो 4 डिग्री सेल वाले जो एंड कर रहे हैं वहां विंगलेस इंटीग्रेज का जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे ये इस दिशा में बढ़ रहा है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। और इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब हम हमेशा बोलते हैं क्वांटिटी, हेजहॉग प्रोटीन का की क्वांटिटी, विंगलेस प्रोटीन की क्वांटिटी 1 डिग्री में हाईएस्ट है हेजहॉग का क्वांटिटी, 2 डिग्री में उससे कम है, 3 डिग्री में तो बहुत ही कम। उसी तरह से विंगलेस की बात करते हैं तो 4 डिग्री के शुरुआती दौर में विंगलेस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, जबकि अंत आते आते विंगलेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही मॉडरेट है, बहुत ही कम है। और इसीलिए ये जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। साथ ही साथ यहाँ जो है इस एरिया में विंगलेस हेजहॉग का इनहिबिटर है और हेजहॉग जो है वो विंगलेस का इनहिबिटर। इसलिए जैसे ही एक पॉइंट आया जहां दोनों की मात्रा बराबर है, तो यहाँ पर फ्यूज्ड एक्सप्रेशन दिख रहा है। ये सब जगह पर क्या है, फ्यूज्ड एक्सप्रेशन, थोड़ा पिंक थोड़ा रेड। तो ये जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद करता है। और इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का असर ये होता है कि जो सेगमेंट होते हैं उनका एक्सप्रेशन बदलता है। देखिए, ये उसके बॉडी पर सेगमेंट है, और जो स्पाइक्स दिख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री इन सब में वो एकदम अलग है। ये 1 डिग्री में दिख रहा है, ये 2 डिग्री में दिख रहा है, ये 3 डिग्री में दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 4 डिग्री में दिख रहा है, फिर यहाँ 1 डिग्री में। तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन भी जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेटिक्स, लेक्चर जीन्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे।